नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज की अपराध की घटना शुरू करने के पहले कल सोनम और राजा हत्याकांड की जो मैंने किस्सा गोई में कल बताया था, अपलोड किया था, उसमें कुछ लोगों ने सवाल पूछे हैं, बहुत ढेर सारे सवाल पूछे हैं। एक सवाल ये पूछा गया कि साहब, ये बिल्कुल मेघालय पुलिस ने फर्जी केस खोला है और कोई एविडेंस कहीं नहीं है। टीवी पर या समाचार पत्रों में ऐसा कोई एविडेंस नहीं आया है जिससे इस बात पर यकीन किया जा सके। कमेंट्स में आप देख लीजिएगा, 3-4 बार उन्होंने ये बात पूछी है। तो मैं ये बता दूं कि एविडेंस तो केस डायरी में होगा। एविडेंस विवेचक ढूंढ करके इस डायरी में लिखेंगे। एविडेंस ढूंढकर, लिखकर और केस डायरी अदालत में सबमिट होगी और अदालत इन सभी एविडेंसेस को, जो न्याय का तराजू है, उस पर तौल कर देखेगी कि ये सही हैं या गलत हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि सारे एविडेंस जो पुलिस को मिलते जा रहे हैं वो टीवी और अखबार में आते जाएंगे। मैंने कल बड़ा स्पष्ट बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये बहुत बड़े एविडेंस होते हैं। अगर एक साथ, और किसी ने ये भी लिखा कि उन 2 लड़कों को तो मैं जानता हूँ, वो मेरे घर के पास थे, वो घर में ही रहे, घर में सोते रहे, वो वहाँ कब पहुँच गए। तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की। जो लोग वहाँ मौके पर थे उन सब की मोबाइल कॉल डिटेल में उनके मोबाइल के मूवमेंट दर्ज हैं। कब चले, कहाँ से चले, कितने दिन रुके, रुकने के बाद वो दिन में कहाँ कहाँ चले, सबकी एक साथ वही लोकेशन कैसे आई जहाँ राजा और सोनम की लोकेशन है। क्या ये एविडेंस पर्याप्त नहीं है? उनका कहना था कि सीसीटीवी एक साथ कहीं नहीं मिले हैं। हो सकता है मिले हों, हो सकता है पुलिस के पास इस तरह की, क्योंकि एसपी जैसा रिस्पॉन्सिबल अधिकारी, वो जानता है 2-3 स्टेट्स की पुलिस इस क्राइम को देख रही है, पूरे देश की नज़र इस क्राइम पे है, मीडिया ट्रायल हो रहा है, जरा सी भी स्लिप ऑफ टंग होगी तो उसके लिए परेशानी का सबब बनेगी। तो ये कहना कि कोई एविडेंस नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। एविडेंस है और प्रॉपर एविडेंस है, किसी को क्यों फंसाया जाएगा। उनका ये कहना था कि सोनम को फंसाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट डे 1 से, यानी शादी के दिन आप समझ लें 11 मई से, और जिस दिन तक हत्या हुई है और जिस दिन सोनम मिली है, उस दिन तक के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में एविडेंसेस को एक के बाद एक जोड़कर ट्रायल में रखा जाएगा। किसी ने, श्री अखिलेश कुमार चौधरी कहते हैं कि अगर आप दृश्यम मूवी में आईओ होते तो अजय देवगन को कैसे पकड़ते। अरे भाई, तो वो तो उस फिल्म में ही आईओ ने उसको कैसे पकड़ा, ये सब कुछ आ गया है। उसमें कौन सी अलग से विधा हम इस्तेमाल करते, वो तो फिल्म की स्क्रिप्ट ही ऐसी लिखी गई कि आईओ कैसे कैसे उसको कहाँ कहाँ से ढूंढेगा, कैसे बताएगा कि वो वहाँ मंदिर में नहीं गया था, कैसे ये बताएगा वो पूजा, वो कथा सुनने नहीं गया था, कैसे बताएगा कि नहीं वो बस पे नहीं था। ये तमाम चीज़ें हैं वो आईओ ने बता रखी हैं। मैं अलग से जाता वहाँ तो अलग कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर लेता। अगर एक दूसरे प्रश्नकर्ता हैं श्री गिरिजेश पांडे, उनका कहना था कि अगर आपको मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी के केस की विवेचना के लिए बुलाए तो आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे। मैं कैसे करूंगा, मैंने कल आपको बहुत डिटेल में बता दिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको सूरत के ग्रीष्मा वकारिया हत्याकांड की बात याद है, जो मैंने बहुत डिटेल में सुनाई थी, उसका पूरा ट्रायल सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर है, पूरा ट्रायल।
एक लड़की है ग्रीष्मा, जिसको एक लड़का उसका पीछा करता है और वो स्कूल से पास आउट होते हैं, कॉलेज जाता है, वहाँ कॉलेज में भी एडमिशन करा लेता है। वहाँ वो अपनी बात ग्रीष्मा से कह नहीं पाता है। अचानक एक दिन वो बात कही और ग्रीष्मा ने उसे थप्पड़ मार दिए। अगले दिन या 2 दिन बाद उसने एक चाकू मंगवाया ऑनलाइन और उसे अपने बैग में रख के ले आया। ग्रीष्मा वहाँ से अपने घर के लिए चली, उसने भी पीछा कर लिया, वो घर के भीतर चली गई। उसने डोरबेल बजाई, उसके चाचा निकले, उससे कहा ग्रीष्मा को बुला दीजिए। उन्होंने कहा आप कौन हैं, क्यों मिलना चाहते हैं? और ज़्यादा सवाल पूछने पर उसने चाचा को चाकू मार दिया। हल्ला हुआ, ग्रीष्मा नीचे आ गई। ग्रीष्मा का बाल पकड़कर वो घर के बाहर ले आया, वहाँ उसके गर्दन पे चाकू लगाया और ये कहा, और पीछे पीछे जब घर वाले आए तो उन्होंने कहा तुम लोग कहो कि हम इससे शादी करेंगे, इससे कहो कि ये मुझसे शादी करे वरना मैं मार दूंगा। लेकिन तब भी घर वालों ने कहा ये नामुमकिन है, ये हो नहीं सकता, ये शादी बिल्कुल नहीं करेगी। और तब उसने गर्दन से बीच सड़क पर शाम को 4 सवा 4 बजे उस ग्रीष्मा की उस 19-20 साल उसकी उम्र रही होगी, 20-21 साल रही होगी, उसका गला काट दिया। वो बेचारी वहीं पर मर गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, बड़ी सिंपली इन्वेस्टिगेशन। वहाँ पे बहुत से लोग थे जो इस घटना को रिकॉर्ड कर रहे थे, यंगस्टर्स थे। एक नोटिस हुई कि जिन जिन ने घटना रिकॉर्ड की है वो संपर्क करें। उनसे वीडियो लिए, किस मोबाइल से वीडियो बनाए गए वो लिया। एक एक हफ्ते तक उनको फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने ये बताया कि हाँ, ये वीडियो इसी मोबाइल से शूट हुआ है। दूसरा बताया कि ये मोबाइल CDR के हिसाब से मौके पर मौजूद था। ऐसे 10, 20, 50 मोबाइल के एविडेंस इकट्ठा किए गए, वीडियो इकट्ठा किए गए और फिर उसी वीडियो से ट्रायल हुआ। 4-6 और लोगों के गवाहों के बयान हुए और फिर उसको कैपिटल पनिशमेंट हुआ उस लड़के को, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से। तो ये एविडेंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जोड़ के और तब ये किया जाएगा कि ये हत्या उन लोगों ने की है कि नहीं की है। मैं उस इन्वेस्टिगेशन से जो बताई गई है, जो अखबारों में आई है, जो टीवी में आई है, उससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करूँगा, मैंने इन्वेस्टिगेशन के सारे बिंदु कल के प्रोग्राम में, आज की घटना में बता रखे हैं। अगला सवाल किसी ने कहा है, त्रिवेणी कुशवाहा ने, कि वर्चस्व जैसी पुस्तकें और लिखें और प्रकाशित करें, पुस्तक का दाम ज़्यादा है, थोड़ा कम करें। ये प्रकाशक का काम होता है पुस्तक का दाम लगाना, बढ़ाना या घटाना। और वर्चस्व जैसी एक दूसरी पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ, रियल क्राइम की रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर, जो हमारे ख्याल से अगले 1-1.5 महीने में पूरी हो जाएगी और आपके सम्मुख आएगी। आप पढ़ेंगे तभी अंदाज लगेगा वो वर्चस्व जैसी है या नहीं है। अगला सवाल था, निज़ाम खान कहते हैं कि इस नई पीढ़ी को संस्कारवान कैसे बनाएंगे। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, ये बड़ी भारी बात है और भी बड़ा अच्छा प्रश्न भी है कि नई पीढ़ी जो इस तरह से मोबाइल की आड़ में दूसरी दुनिया देखते देखते विकृत हो रही है, मानसिकता खराब हो रही है, जो कुछ मोबाइल में या वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाई दे रहा है उसको सच मान रही है, उसको उससे दूर करने के लिए आप मोबाइल के बिना बच्चे को नहीं रख सकते हैं। मोबाइल आपको देना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को ये बताना पड़ेगा मोबाइल की सच्चाई क्या है और रियल ज़िंदगी की सच्चाई क्या है, परिवार क्या होता है, पारिवारिक मूल्य क्या होते हैं, उनको बताना पड़ेगा। मुझे ध्यान है कि मेरे बच्चे जब छोटे थे, यानी 8th से 9th में जा रहे थे, तो एक कैरियर काउंसलर हैं, कैरियर काउंसलर ये बार बार जोर दे रहे थे बच्चों के लिए कि अपने बच्चों को फैमिली प्रोग्राम में ज़रूर ले जाएं। छोटे छोटे तिलक है, बरक्षा है और मुस्लिम्स में जो खतना है या ये है यज्ञोपवीत है, छोटे छोटे संस्कार में जहाँ पर परिवार इकट्ठा होता है, उन्हें परिवार के लोगों से मिलने दें, उनको मिलाएं और फिर वहीं से बच्चों को पारिवारिक मूल्यों का ज्ञान शुरू होगा। शादियों में ले जाएं जहाँ बच्चे की ताई, मौसी, बुआ, फूफा, ये सब रिश्तेदार होते हैं, सबको कैसे आदर दिया जाता है, क्यों आदर दिया जाता है, ये सब उसको बताएंगे तो शायद वो संस्कारवान हो
अगर उसको सिर्फ मोबाइल के भरोसे छोड़ा जाएगा तो उसे संस्कारों का, मानवीय मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का और पारिवारिक मूल्यों का पता ही नहीं लगेगा। अब आते हैं आज की जो अपराध की घटना है, और ये उसी सीरीज़ की है जिसमें ऐसी घटनाओं को अदालतों ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखा और फिर उसी हिसाब से सज़ा दी। ये भी 2 पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। आज के पार्ट में मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि हुआ क्या था, और अगले यानी कल के पार्ट 2 में ये बताऊंगा क्यों हुआ था, किन लोगों ने किया था, ट्रायल में क्या क्या दलीलें दी गईं और फिर क्या सज़ा हुई। तो आज की घटना है गुजरात से, गुजरात के अहमदाबाद शहर से। अहमदाबाद से याद आया कि अहमदाबाद में जो इतनी बड़ी मानव त्रासदी हुई है और जो एक विमान वहाँ गिरा है और उसमें 260 या 264 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है, वो मैं सभी जितने भी लोगों की जाने गई हैं या जिनके परिजन गए हैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है, ईश्वर इस दुख को सहने की क्षमता दे। हालांकि ईश्वर पे विश्वास करने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से नहीं हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो विश्वास जी बच गए, सारे लोगों की जान गई और कोई पहचान नहीं रह गई उनकी, इतना बुरी तरह जल गए। ऐसे में उनका बच जाना, सिर्फ एक ही इसका एक्सप्लेनेशन है कि ईश्वर की मर्जी थी, ऊपर वाले की मर्जी थी। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, जो ज़माने से कहा गया है, शायद उसी की मर्जी थी, लेकिन ऐसा हुआ और वो बचे। ईश्वर उनको भी लंबी आयु दे। हालांकि उनके भाई और उनके तमाम परिजन उसमें इसी घटना में उनकी जान चली गई, और उनका इंटरव्यू आप देख रहे होंगे कि आज भी वो बहुत दहशत में है, और शायद सारी ज़िंदगी जब जब उन्हें याद आएगी तब तक वो उनका दिल भर आएगा, वो ट्रॉमा में ही रहेंगे। कोशिश करेंगे कि वो उस ट्रॉमा से बाहर निकलें, और जल्दी ही परिवार के लोग और सब लोग मिलकर उनको इस ट्रॉमा से बाहर करेंगे। बहरहाल बहुत दुखद घटना थी, भारतीय एविएशन हिस्ट्री की शायद सबसे बड़ी और सबसे दुखद दुर्घटना थी। कारणों की जांच हो रही है और बहुत जल्दी कारणों की जांच के रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। तो आज जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत पुरानी घटना है, कोई 7 साल पुरानी घटना है, गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। अहमदाबाद शहर में एक इलाका है ओढ़व सिटी की ये घटना है, और तारीख थी 3 जून 1917। इसका कथानक मैं आपको पहले बताऊंगा और फिर पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेशन तक में कहाँ तक कैसे पहुंची। कथानक उसका ये कहता है कि 3 जून 1917 को 34-35 साल का एक दुबला पतला शख्स तेज कदमों से चल रहा था और उसके कंधे पर एक झोला पड़ा हुआ था। वो मकान नंबर D/147 के पास रुका, इधर उधर देखा, और जब वो उसको यकीन हो गया कि कोई देखने वाला नहीं है, कोई दिख नहीं रहा है, तो उसने उसका दरवाजे की कुंडी खटखटा दी। और कई बार उसने कुंडी खटखटाई लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसने घंटी बजाई, फिर भी भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसे लगा कि शायद जिस काम से वो आज आया है वो काम पूरा नहीं होगा, या उसकी जो आज का जो प्लान है वो शायद फेल हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में एक बुज़ुर्ग महिला, उसने दरवाज़ा खोल दिया और ये कहा कि आज बड़ी जल्दी आ गए तुम, आ रही हूँ, दाल बना के आ रही हूँ। ये कहते हुए उसने दरवाज़ा खोल दिया। इतना सुनते ही वो आदमी छिपते हुए दरवाजे के बगल में खड़ा हो गया। करीब 55 साल की ये महिला थी। एक साड़ी एक पल्लू में लपेटते हुए उसने साड़ी को पल्लू में लपेटते हुए दरवाज़ा खोला और उसने ये कहा कि अच्छा तुम हो, मुझे लगा कि अब क्या है जो तुम यहाँ आए हो। महिला की आवाज़ अटकने लगी, वो घबराने लगी, वो हकलाने भी लगी। उस आदमी ने जोर से कुहनी से उसे धक्का मार के भीतर गिरा दिया और कहने लगा, तुम बहुत बीमार रहती हो, तुम बहुत बीमार रहती हो अम्मा, कई दिनों से अस्पताल भी नहीं आ रही हो, मैंने सोचा घर आकर ही तुम्हारा इलाज कर दूं। महिला खींचते हुए बोली।
कि वो आता ही होगा, इस बार तुम बचोगे नहीं, जरा ठहर जाओ। और इतना सुनते ही वो आदमी जो धक्का देकर जिसने महिला को भीतर गिराया था, वो गुस्से से लाल हो गया। उसका शरीर कांपने लगा। आंख दिखाते हुए बोला, वो क्या कर लेगा मेरा, आज देख कैसे मैं तुमको ठिकाने लगाता हूँ। उस आदमी ने झोले से कुल्हाड़ी निकाली जो कंधे पे ले रखी थी झोला, उसमें उसके बेंत से, जिधर लकड़ी का वो बेंत जिससे पकड़ी जाती है कुल्हाड़ी, उसने महिला के सिर पर जोर का वार किया। महिला वहीं बेहोश हो गई। उसने कुल्हाड़ी फर्श पर फेंक दी और खिड़की की तरफ भागा। झांक कर देखा कि आसपास कोई है तो नहीं। जब ये देख लिया कि कोई आसपास नहीं है, उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी। हाँफता हुआ आया और कुल्हाड़ी उठाकर महिला के सिर पर दनादन वार करने लगा। महिला का सर टुकड़ों में बट गया। पूरे फर्श पर खून ही खून बिखर गया। दीवार में भी जहाँ तहाँ खून के छींटे पड़े और उसके भी कपड़ों में खून के धब्बे लग गए। वो अपनी शर्ट की फोल्डेड बाँह से अपना मुंह पोंछकर और उसके बाद उसने महिला की टांग पकड़ी और घसीटते हुए किचन में ले गया। फिर दौड़ते हुए हॉल की तरफ आया। सामने रस्सी और कुछ साड़ियाँ सूखने के लिए रखी थीं। उसने तेज़ी से सूखती हुई एक साड़ी को खींचा और किचन में ले आया। लाश को साड़ी से लपेटने लगा, लेकिन वो पूरी लाश को उस साड़ी में लपेट नहीं पाया। इसलिए इस बार वो अपना झोला जो बाहर भूल आया था बाहर के कमरे में, उसे ले आया। उसमें से चाकू और गड़ासा निकाला, तेजी से किचन में गया। महिला का सिर अपनी गोद में रखा और इत्मीनान से गर्दन को रेत कर उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। उसने गड़ासा उठाया और लाश के दाहिने हाथ पर वार करके उसकी जो आधा हाथ का हिस्सा है वो काट कर अलग कर दिया। हाथ के 2 टुकड़े हो गए और बायां हाथ भी उसने इसी तरह 2 टुकड़ों में काट दिया। फिर वो नेचुरली इतना 30-35 साल का था। उसने थोड़ा जैसे किचन के जो पानी आता है वॉश बेसिन में, उससे अपना मुंह धोया और फिर पूरी ताकत से उस लाश के दाहिने पैर पर वार किया। खून के छींटे उसकी आंखों पर पड़े। फिर उसने किचन में पड़े हुए कपड़े से अपनी आंखें साफ की जिसमें खून के छींटे पड़े थे और उसके बाद उसने कई वार करके दोनों पैरों के 2-2 टुकड़े कर दिए। अब उसने साड़ी को बिछाया और एक एक करके लाश के टुकड़ों को उसमें रख दिया। चारों तरफ से साड़ी लपेटी और कसकर गांठ बांध दी। गठरी को उठाने लगा, लेकिन गठरी उससे उठी नहीं, भारी थी, वजनी थी। फिर उसने गठरी का एक सिरा पकड़ा और उसे खींचते हुए किचन के बेसमेंट में, किचन में आप जानते हैं ऊपर जो किचन टॉप बना होता है उसके नीचे बर्तन रखने के लिए, तमाम खाना बनाने का सामान रखने के लिए वो जो दरवाजे में एक छोटी सी अलमारी टाइप की 5-7 अलमारियाँ लाइन से किचन टॉप के नीचे बनी रहती हैं, घसीट के उसी में रैक में ले जाकर उसने रख दिया। हाथ से उसके दोनों खून से सने थे। दोनों हाथ उसने झटके, बुदबुदाया कि यही मेरे काम में अड़चन डालती थी। जब जब मैं उससे मिलने आता था ये ज़रूर टोका टाकी करती थी। वो ये सब कर ही रहा था, इसी बीच दरवाजे की घंटी बजी। उसने मुड़कर देखा, घड़ी में रात के 10 बज चुके थे। वो लगभग दौड़ते हुए किचन में आया, नल खोलकर हाथ पैर धोया, फिर जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला। सामने 36 साल का एक आदमी खड़ा था। बुजुर्ग महिला का बेटा था। दरवाजे पर उस शख्स को देखते ही वो भी घबरा गया। बोला, तुम यहाँ क्यों आए? और जैसे ही वो कुछ कहने के लिए कि बा कहाँ पे है, माँ के लिए कहा कि बा कहाँ पर है, कहते हुए वो अंदर जाने लगा। घर में अंधेरा था। अचानक उसका पैर खून पर पड़ा और वो फिसल गया, धड़ाम से नीचे गिर गया। इसी बीच कातिल ने दौड़कर दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर चीखते हुए बोला, तुम्हारी माँ रसोई में है, जाकर मिल लो। वो आदमी रसोई की तरफ भागा। अंधेरे में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कातिल ने स्विच ऑन कर दिया। बल्ब जल गया। पूरा किचन खून से भरा था। सकपकाते हुए बोला, ये खून किसका है? तुमने बा को मार दिया?
उसने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा, और जाकर देख लो वो बंधी पड़ी हुई हैं। और उसमें जब उसने देखा उसके केबिन में, किचन टॉप के नीचे वाले केबिन में, तो वो उसमें से ढेर सारा खून रिस कर बाहर आ रहा था। तब वो कहने लगा इसी गठरी में तुम्हारी माँ है और तुम्हें भी उसके पास भेजना है। इतना कह के वो फिर वही गड़ासा और चाकू जो उसने वहाँ किचन में उस बुज़ुर्ग महिला को काटने के लिए रखा था, वही ले आया। और इस बार उसके हाथ में बोरी भी थी। कातिल ने पूरी ताकत से उस आदमी पर 3-4 वार किए। उसके सिर के चीथड़े उड़ गए। थोड़ी देर में ही वो शांत हो गया। फिर उसने वही चाकू और चापड़ जो उसके पास था वो ले आया और आदमी की लाश के बगल में बैठ गया। और घर से ढूंढ कर, या उसकी नज़र बोरी पर पड़ गई थी, बोरी भी ले आया। पहले उस आदमी की शर्ट फाड़ी, फिर गर्दन पर गड़ासे से 3-4 वार किए। गर्दन लगभग कट चुकी थी। उसने लाश की दोनों टांगें पकड़कर पेट के बल खींचा, बगल से रस्सी उठाई और लाश को बांध दिया। फिर लाश को बोरी में ठूस ठूस कर भर दिया। अब वो लाश की बोरी और साड़ी वाली गठरी को खींचा, लेकिन दोनों को वो खिसका नहीं पाया। फिर वो गठरी को घसीटते हुए घर के पीछे की तरफ ले गया और बाथरूम के पास छोड़ आया। और लाश भरी बोरी भी खींचते हुए उसी गठरी के भीतर, गठरी के पास, घर के पीछे की तरफ ले जाकर छोड़ दिया। और दरवाजे पर एक चादर उसे मिली। उसने चादर उठाई और ले जाकर दोनों लाशों के ऊपर वो चादर से उसको ढक दिया। उसकी नज़रें जब दीवार पर पड़ी तो रात के 11:30 बज चुके थे। कातिल कुल्हाड़ी, गणासा और चाकू लेकर आंगन में आया। नल खोलकर आराम से उसने एक एक करके सारे औजार साफ किए, फिर अपने हाथ पैर धोए। अब उसने बाल्टी में पानी भरा और हॉल को भी साफ किया, किचन को भी साफ किया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी जल रही थी। उसे लगा कि पूरा फर्श साफ हो गया। उसने लाइट जलाई, देखा सामने दीवार पर कई जगह खून के छींटे पड़े हैं। वो फौरन किचन में भाग के गया और एक धारदार चाकू लेकर आया। पानी डालकर खून के धब्बे को चाकू से खुरसने लगा। कुछ देर बाद उसे ये यकीन हो गया कि खून के धब्बे अब दीवार से पूरी तरह से मिट चुके हैं। वो आप समझिए कितनी जब उसने एक एक अंगों को काटा होगा, दम लगा के काटा होगा, वो थक गया और बेडरूम में गया, पलंग पर फैल कर वहीं सो गया। और फिर उसे उस पलंग की कुछ यादें आने लगीं। उसे जब नींद लग गई तो करीब 4 घंटे बाद वो जग पाया। जब जगा तो देखा भोर के 3:30 बज रहे हैं। और फिर उसने सोचा कि अब तो बहुत सुबह हो गई है, पहले देखना पड़ेगा कि बाहर मुझे निकलते समय कोई न देखे। उसने पहले खिड़की से झांक कर देखा, कोई नहीं था। फिर दरवाजे को खोल कर झांक कर देखा। जब उसे लगा कि आने जाने पर, वहाँ से निकलने पर कोई आने जाने वाला उसको देखेगा नहीं, तो उसने उस कुल्हाड़ी को, गणासे को और चाकू को झोले में रखा। खून लगे कपड़ों को एक पॉलीथीन में पैक किया। किचन से वो कपड़े भी जिससे उसने खून वाले हाथ साफ़ किए थे या मुंह साफ़ किया था, वो सब भी, जिन जिन कपड़ों में या जिन जिन चीज़ों में खून लगा हुआ था, उन सब को उसने एक पॉलीथीन में बंद कर लिया। बाहर सन्नाटा देखकर वो दबे पांव बाहर निकला, दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ गया। कल दूसरे पार्ट में या पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, पुलिस कैसे इस हत्यारे तक पहुंची, पुलिस ने कौन कौन से सबूत इकट्ठा किए, ट्रायल के समय डिफेंस में क्या क्या कहा गया और ट्रायल के समय प्रोसिक्यूशन ने कौन कौन से सबूत कोर्ट के सामने रखे और किन किन सबूतों के आधार पर अदालत को फैसला करना पड़ा। मैंने बताया कि ये केस भी उसी श्रेणी का है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जिसे कोर्ट ने भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना है और इसमें कैपिटल पनिशमेंट दिया है। तो वो कौन से एविडेंस थे, वो कौन सा आधार था जिसके आधार पर अदालत ने, कोर्ट ने
इनको ये कैपिटल पनिशमेंट दिया था। इनका सबका मैं बारीकी से विश्लेषण करूँगा और करने के बाद फिर अंत में क्या इसका क्यों ऐसा हुआ और क्या इसका कारण है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो कल तक के लिए आप कल तक का इंतज़ार करिए। कभी कभी आप लोग बार बार कहते हैं कि साहब एक ही में कर दिया करिए, और एक अपराध मैंने एक ही में किया था। मैसूर वाली घटना मैंने एक ही पार्ट में बताई, वो 50 मिनट की हो गई। उसमें भी कमेंट देखिए कि साहब बहुत लंबा हो गया। तो ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि आप अच्छी तरह से समझ लें, ताकि जब फाइनल पार्ट हो तो आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। इसलिए मैं फिर इस लंबी कहानी को 2 पार्ट में बता रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।